सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मैथ्स विद पूजा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आप मेरे मैथ लेक्चर्स को सबसे पहले देख सकें। मेरे वीडियो लेक्चर्स को शेयर कीजिए। थैंक यू। वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 ऑनवर्ड्स। एक्सरसाइज 9.4 अपनी चल रही है अभी। तो जो क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट है वो मैंने कुछ पार्ट यहाँ लिख दिया है। बाकी मैं कंप्लीट स्टेटमेंट आपको एक बार पढ़कर सुना रही हूँ। एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ ए कर्व। तो देखिए हम एक रफ सा कर्व बना लेते हैं, पहले भी मैंने बनाया था। आप किसी तरह का भी कोई भी कर्व ले सकते हैं और ये कर्व का कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं भाई एक्स वाई। तो एट एनी पॉइंट एक्स वाई ऑफ द कर्व क्या कंडीशन है? स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पर जो टेंजेंट जा रहा है उसका जो स्लोप है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप इज ट्वाइस, वो दुगना है, डबल है। किससे डबल है? स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट, एक और लाइन सेगमेंट है उसके स्लोप से। और वो लाइन सेगमेंट कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है? ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू दिस पॉइंट। किसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से? समझे बात को कि कर्व को ये टेंजेंट जहां टच कर रहा है, यानी एक्स वाई जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और इस एक्स वाई को कोई अनदर पॉइंट -4 -3 से अगर हम मिलाएं, मान लीजिए इसका नाम P है, तो पी ए का जो स्लोप है उससे इस टेंजेंट का स्लोप दुगना है। यही मेन कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में जो आपको समझ आना चाहिए। दैट्स वाई आई टेल यू एवरी टाइम कि भाई आप रीड द स्टेटमेंट एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार बहुत आराम से आप स्टेटमेंट को रीड करें कि इन ए कर्व एट अ पॉइंट एक्स वाई स्लोप ऑफ टेंजेंट इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू -4 -3। यहाँ तक के स्टेटमेंट को समझें कि अगर हमारे पास कोई कर्व पर P पॉइंट है और उस P पॉइंट पर अगर कोई टेंजेंट बन रहा है तो वो टेंजेंट का जो स्लोप है वो तो है भाई dy बाई डी एक्स, और वो स्लोप दुगना है किसके स्लोप से? एक लाइन सेगमेंट के स्लोप से। और लाइन सेगमेंट किस किस को मिला के बन रहा है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को इस पॉइंट से मिलाकर। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एक्स वाई और ये पॉइंट है -4, -3 मीन्स पी ए का स्लोप। तो पी ए का स्लोप आप कैसे निकालेंगे? y2 - y1 बाय x2 - x1 2 पॉइंट फॉर्म। अगर हमें किसी लाइन पर 2 पॉइंट्स नोन हैं, ये हम सब चीज़ें +1 में पढ़ चुके हैं कि अगर हमें किसी लाइन पर एक पॉइंट x1 y1 पता है और दूसरा पॉइंट हमें x2 y2 पता है, तो जो AB का स्लोप है वो क्या होता है बेटा जी? y2 - y1 बाय x2 - x1। तो जो PA का स्लोप है अगर हम उसको y2 लेते हैं तो क्या बनेगा? y -3 और डिवाइडेड बाय x -4। ये बात आप लिख लीजिएगा इस पूरी स्टेटमेंट को कि dy बाई डी एक्स इज ट्वाइस द स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट आप क्या कीजिए? लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज P। डायग्राम ना बनाएं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको ये लिखना है कि लेट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज P, अनदर पॉइंट इज A, स्लोप ऑफ PA ये आ गया। फिर आप लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहां आप लिखेंगे भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट इज डबल ऑफ व्हाट? डबल ऑफ स्लोप ऑफ P। ये बात आप लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन तैयार है बिल्कुल। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू वाई +3 बाई x +4। आई थिंक अब ये बहुत ईजी है। y +3 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, साथ में आ जाएगा dy, 2 बाहर आ जाएगा, 1 बाई x +4 के साथ आ जाएगा dx। और अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। अब हमें इसके बाद पर्टिकुलर वैल्यू भी निकालनी है। Find the equation of curve which passes through the point -2, 1। तो
तो x की जगह -2, y के प्लेस पर हम 1 रखेंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज एन एक्सरसाइज छोड़ रही हूँ। log ऑफ y + 3, 2 log ऑफ x + 4 प्लस log c, इन दोनों log को एक तरफ, ये अलग, log से log कैंसिल, कर्व आ जाएगा। उस कर्व में फिर आप y की जगह 1 और x की जगह -2 रखेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। आई थिंक आप कर सकते हैं भाई। वो आपका किस टाइप में आ जाएगा, वो ये आ जाएगा log ऑफ x + 4 के बाहर 2 है तो ये x + 4 का स्क्वायर इंटू c बन जाएगा, और ये 3 यहाँ से जाकर यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। सिर्फ इसमें प्रॉब्लम कहाँ थी, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की, जो कि मैंने आपको बनाकर दिखा दी है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ द एक्सरसाइज 9.4। ये 2-3 क्वेश्चन आपके थोड़े से मैं कहूँगी टिपिकल हैं, ज़्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा इनमें ट्विस्ट डाला हुआ है, थोड़ा सा टर्न है कि जो आपको समझना पड़ेगा। तो 19th क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। वॉल्यूम, किसकी वॉल्यूम भाई, ऑफ अ स्फेरिकल बैलून, एक गुब्बारा है जो कि स्फीयर की शेप में है, और जब भी आप गुब्बारे में हवा भरते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आ जाता है ये सब, जब भी आप गुब्बारे में हवा भरोगे तो गुब्बारा फूलेगा, इट मीन्स उसका एरिया भी बढ़ेगा और उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी। तो यही ये कहा गया है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड, उसको इन्फ्लेट किया गया, फुलाया गया, चेंजेस एट ए कांस्टेंट रेट। तो ये बात को मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ, वॉल्यूम चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट। इस भाषा को समझें, वॉल्यूम चेंज होना। हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या पढ़ा था कि जब भी आपका जो रेट ऑफ चेंज की बात होती है तो वहाँ डिफरेंशिएशन की बात होती है। तो अगर v वॉल्यूम है, r रेडियस का स्फीयर है, यहाँ से हम थोड़ा सा स्टार्ट भी करते हैं साथ साथ। लेट r बी द रेडियस ऑफ स्फीयर, क्योंकि स्फीयर का एक ही अपना हम कह सकते हैं कि डायमेंशन होती है रेडियस, सिर्फ रेडियस से ही हम मेजर करते हैं। तो ये होगा लेट r बी द रेडियस ऑफ स्फीयर एंड v बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। क्लियर? ओके। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि वॉल्यूम चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज होगी टाइम के साथ। तो हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस लाइन को मैं यहाँ पर अब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर रही हूँ कि dv/dt कांस्टेंट आप कुछ भी ले सकते हैं, k ले सकते हैं, m ले सकते हैं, लैम्डा ले सकते हैं। तो ये हमने कांस्टेंट ले लिया लैम्डा। तो dv/dt इज इक्वल टू लैम्डा, ये है इस लाइन का मीनिंग। द वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बैलून बीइंग इन्फ्लेटेड चेंज एट अ कांस्टेंट रेट इफ इनिशियली मीन्स जब शुरू में हमने वो बैलून हाथ में लिया, यानी टाइम 0 था जिस वक्त हमारा। तो ये चीज मैं शॉर्ट में नोट कर रही हूँ। तो रेडियस उस वक्त 3 यूनिट्स था। तो यूनिट्स मीन्स कुछ भी, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है। एंड आफ्टर 3 सेकेंड्स, यानी जब आपका टाइम 3 था तो वो रेडियस कितना बन गया, 6। ये आपको पर्टिकुलर के लिए कंडीशन दी गई है। फाइंड द रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर t सेकेंड्स। एक और क्वेश्चन आपका आ जाता है, आप टाइम को यहाँ कैपिटल में भी ले सकते थे कि t सेकेंड के बाद आपका रेडियस कितना है, ये आपका क्वेश्चन है। अब रेडियस निकालना है, चेंज दे रखा है वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम तो रेडियस पे डिपेंड करती है। तो जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो रेडियस से ही रिप्रेजेंट होता है। तो इट मीन्स वॉल्यूम हमें पता ही है सबको क्या होती है, 4/3 पाई r क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि हमें क्या दे रखा है कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बैलून चेंजेस, and whenever volume changes, it changes either with respect to radius or with respect to time। समझे? अगर आपने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अच्छे से किया हुआ है तो ये कोई नई चीज नहीं है। वॉल्यूम अलबत्ता वॉल्यूम बदलते किसके साथ है, रेडियस के साथ। जब आप जब उसको इन्फ्लेट करते हो तो रेडियस बढ़ता है, रेडियस के साथ आपकी वॉल्यूम बढ़ती है, बट रेडियस भी तो टाइम के साथ ही बढ़ रहा है ना। मीन्स वॉल्यूम इज डिपेंडेंट ऑन रेडियस एज वेल एज टाइम।
तो हमने ये देखना है कि कौन सा हमने कांस्टेंट वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा चूज करना है, आर लेना है या टी लेना है। तो हमारा जो सारा क्वेश्चन है लास्ट में वो टी पे डिपेंड कर रहा है कि टाइम के साथ रेडियस कितना है। रेडियस को तो एज ए क्वेश्चन पूछा गया है, तो वॉल्यूम में जो चेंज आ रहा है उसे हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेंगे और वो कांस्टेंट है तो उसे हमने ले लिया लैम्डा। क्लियर यहां तक। अब v की वैल्यू को आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो बेटा ये बन जाएगा d बाई डी टी ऑफ v। v क्या है 4/3 पाई आर क्यूब और ये है बेटा जी लैम्डा। 4/3 पाई कांस्टेंट है और आर क्यूब की जब आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये क्या बन जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वेयर एंड बिकॉज वी आर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी तो ये 1 नहीं बनेगा, ये बनेगा dr/dt इज इक्वल टू लैम्डा। 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये बन गया 4 पाई आर स्क्वेयर dr और मैं dt को राइट में ले जाती हूँ ताकि वेरिएबल्स क्या हो जाए सेपरेट हो जाए। एंड नाउ आई इंटीग्रेट, तो ये मैंने यहाँ इंटीग्रेट, ये मैंने कांस्टेंट पहले ही बाहर निकाल दिया है, कुछ स्टेप्स मैं स्किप कर रही हूँ, छोड़ रही हूँ। जब आप करोगे आपने फुल मेथड से करना है। तो यहाँ अब आप इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये बनेगा 4 पाई आर क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस में ये क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा यहाँ पर कांस्टेंट अभी निकालना है हमने। तो अभी हम इसको आगे करते हैं। इसको ऐसा कीजिए c डैश ले लीजिए, 3 को हम खत्म करेंगे, 3 को राइट साइड में ले जाएंगे तो ये बन गया 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3 लैम्डा टी प्लस 3c डैश। इस 3c डैश को हम क्या मान लेंगे c मान लेंगे। तो जो हमारी कंडीशन यहाँ पर बनती है वो ये बनती है 4 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 3 लैम्डा टी प्लस c। और बल्कि मैं कहूँगी कि आप 4 पाई को भी राइट में ले आइए, 4 पाई को भी आप राइट में ले आए तो केवल हमारे पास r रह जाएगा बाय 4 पाई। इस कंप्लीट टर्म को हम c मान लेते हैं तो ये बन गया r क्यूब इज इक्वल टू 3/4 पाई लैम्डा टी प्लस c और आप मेंशन करेंगे कि c हमने क्या लिया है 3c डैश बाय 4 पाई। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब हमें दो कंडीशन गिवन है, जब टाइम 0 है तो r3 है, तो जब टाइम 0 है तो r3 है। तो यहाँ हम r को 3 रखेंगे तो ये कितना बन जाएगा 27 और r टाइम 0 है तो ये कंप्लीट टर्म आपकी क्या हो जाएगी 0 प्लस c। तो c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी यहाँ पर 27 आ जाएगी। तो ये c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27 और इस c की वैल्यू को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। हम क्या कर रहे हैं कि देखिए एक तो लैम्डा वो कांस्टेंट है जो हमने यहाँ से लिया है, हमने अपने आप लिया है तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी और c हमें जो पर्टिकुलर कंडीशन दे रखी है उससे आ जाएगा। तो c को वापस यहाँ रिप्लेस कर दीजिए आप, तो ये बन गया r क्यूब इज इक्वल टू 3/4 पाई लैम्डा टी प्लस c। अब सेकंड कंडीशन यूज कर लीजिए, जब t3 है और r6 है, t3 है r6 है और भाई c की वैल्यू कितनी है 27 है। तो जब यहाँ 6 रखेंगे तो 6 क्यूब 216, तो ये तो हो जाएगा बेटा 216 और ये यहाँ 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9/4 पाई इंटू लैम्डा प्लस में ये क्या आ जाएगा 27। तो ये 27 को जब हम लेफ्ट में लेके आएंगे, यहीं पर मैं आपको बताती हूँ ताकि एकदम आपको ये पूरा अच्छे से दिख जाए। तो 27 को मैं लेफ्ट में ला रही हूँ, इट विल बी 216 माइनस 27 इज इक्वल टू 9/4 पाई इंटू लैम्डा। ये आ जाएगा आपका 189 इज इक्वल टू 9 लैम्डा बाय 4 पाई, 9 डिनोमिनेटर में और 4 ऊपर और पाई भी ऊपर, तो ये बन जाएगा 189 इंटू 4 पाई बाय 9 इज इक्वल टू लैम्डा। 21 4 जा कितना आ जाएगा
84 पाई वैल्यू किसकी आ जाएगी, लैम्डा की। अब चाहें तो इसको यहाँ एज इट इज भी रख सकते हैं, समझे मेरी बात को, कि सी डैश ना लें, आप इसको कंप्लीट को एज इट इज रखें, आर की जगह 0 रखें, नहीं आर की जगह 3 रखें, टी की जगह 0 रखें, सी की वैल्यू आ जाएगी। अगली कंडीशन ये रखें तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो सेम आएगी। तो ये जो हमारे पास 84 पाई आया है, इसे अब हम यहाँ पर यहाँ पर दिस इज द अदर कंडीशन। देखिए कुल मिलाकर हमारे पास ये इक्वेशन बनी थी, इस इक्वेशन में हमने c को रखा था और अब हम लैम्डा को रखेंगे तो दोनों ही जो कांस्टेंट है वो खत्म हो जाएंगे और हमारे पास r और t में एक रिलेशन आ जाएगा। तो यहां पर अब हम इस इक्वेशन को कोई नेम दे दीजिएगा 1 और 2, और इसमें जब आप लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास क्या रिलेशन आ रहा है, r³ इज इक्वल टू 3/4 पाई इंटू 84 पाई साथ में t प्लस 27। देखिए भाई पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 21 दिया 63, तो r³ आपका क्या आ गया, 63t जमा 27। क्वेश्चन क्या है कि t टाइम के बाद रेडियस कितना होगा, यानी t और r में आपने एक रिलेशन निकालना था जो कि आ गया है, लेकिन ये r का क्यूब आया है। तो क्यूब हटाने के लिए हम क्यूब रूट ले लेते हैं, बोथ साइड्स 1/3 लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, r इज इक्वल टू 63t प्लस 27 इज टू पावर 1/3। तो जब टाइम t है तो हमारा रेडियस इतना होगा। दिस इज द क्वेश्चन। मैं एक बार फिर से फटाफट रिपीट कर देती हूं कि वॉल्यूम चेंजेज एट ए कांस्टेंट रेट, तो dv/dt को हमने लिया लैम्डा, वॉल्यूम की आइडेंटिटी या फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³, जिसे हमने विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट किया तो एक तरफ r आ गया और एक तरफ कांस्टेंट, और सेपरेट करके हमने इंटीग्रेट किया तो ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। अब आप यहाँ ये ध्यान दें, आप चाहें तो डायरेक्ट इसी रिजल्ट में r को और t को रखिए, एक बार कांस्टेंट आएगा एक बार लैम्डा आएगा, दोनों वैल्यूज को यहाँ वापस रखेंगे तो r और t का रिक्वायर्ड रिलेशन आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने r³ को एक ही तरफ रखा, बाकी सारा जो कांस्टेंट है 4 पाई/3 वो मैं राइट में ले गई हूँ, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, वो भी रोंग नहीं है। तो क्योंकि मैंने सोचा कि आपका इजी हो जाए, r एक साइड में रह जाएगा। तो ये रिलेशन हमारे पास आया जिसको हमने c नाम दे दिया कंप्लीट कांस्टेंट को। अब हमने वैल्यू रखी तो r की वैल्यू 20, c की वैल्यू 27 आई, c की वैल्यू हमने फिर रिप्लेस की तो अब हमारे पास रह गया लैम्डा। भाई पहली कंडीशन से c आ गया, दूसरी कंडीशन से लैम्डा आ गया, c और लैम्डा दोनों को वापस रखा तो ये हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाती है, एक रिलेशन आ जाता है r और t में, जिससे हमें अपना रिक्वायर्ड आंसर मिल जाता है। तो थोड़ा इस क्वेश्चन में घुमाव था, थोड़ा ट्विस्ट था, थोड़ा टिपिकल था, अकॉर्डिंगली ही इनके मार्क्स आते हैं। भाई जितना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है, जितना उसका डिफिकल्टी लेवल होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स भी मिलते हैं। ये नहीं कि ये क्वेश्चन 2 नंबर में 4 नंबर में आ जाएगा, 6 मार्क्स में आएगा। चलिए नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो हमारे एक एग्जाम्पल की तरह है, जो कि मैंने अभी आपको पहले कराया था। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेज कॉन्टिन्यूसली एट ए रेट ऑफ r% पर ईयर। प्रिंसिपल इंक्रीजेज एग्जाम्पल में मैंने आपको बकायदा स्टेटमेंट लिखकर बताई थी। देखिए यहाँ बार बार इंक्रीजेज और डिक्रीजेज का यही मतलब है कि रेट ऑफ चेंज, यानी प्रिंसिपल का रेट ऑफ चेंज, यानी dp/dt। ठीक है, dp/dt कैसे, एट ए रेट ऑफ, एट द रेट ऑफ के लिए मैंने ये सिंबल यूज कर लिया, r% पर ईयर। इस लाइन को समझें, एक बैंक में आपने इन्वेस्टमेंट की, आपने पैसा डाला, तो जितना पैसा आप डाल रहे हो उसका r% पर ईयर बढ़ रहा है। सिंपल सी बात, r% कुछ भी हो सकता है, r 5% रेट है तो 5% हो सकता है, 10 है तो 10%, 2 है तो 2%, समझ रहे हैं। तो जो एक्चुअल मनी है उसका r% बढ़ रहा है। तो हाउ विल यू स्टार्ट द क्वेश्चन कि लेट p बी द प्रिंसिपल अमाउंट, लेट p बी द प्रिंसिपल। क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तभी मैंने आपको ऐसे ही बताया था, dp/dt क्या है,
R% ऑफ P। क्लियर? इसको सॉल्व कर लीजिए। dp बाई dt, परसेंट को खत्म करने के लिए नीचे 100 लगा दीजिए, तो R बाय 100 इंटू P। क्रॉस कर लीजिए, वेरिएबल सेपरेट कर लीजिए, इधर ले आइए। 1 बाय P dp इज इक्वल टू R बाय 100 dt। इंटीग्रेट करेंगे। बस इस क्वेश्चन को करते टाइम थोड़ा सा मेथड ध्यान रखना, क्योंकि इनमें लॉगरिथम आएगा। तो ये बन गया बेटा log ऑफ P इज इक्वल टू R बाय 100 इंटू टी प्लस सी। ये रिलेशन आ गया P में और T में। आप E वगैरह का इस्तेमाल ना करें अभी इसमें बिल्कुल भी। कंडीशन क्या है अब आपकी इससे आगे? फाइंड द वैल्यू ऑफ R, फाइंड द वैल्यू ऑफ R इफ ₹100 डबल्स। 100 रुपए डबल हो गए। कब हो गए डबल? इन 10 ईयर्स। कितने सालों में? 10 सालों में। और आपको यहाँ साथ में एक छोटी सी हेल्प दे रखी है कि लॉगरिथम ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू E 0.6931, जिसे आप यूज कर सकते हैं। वैसे 2 का लॉगरिथम 0.4 समथिंग ऐसे होता है। तो आपने अब ये चीज को यहाँ यूज करना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। dp बाई dt R% ऑफ P कंडीशन यूज की, सेपरेट किया डिफरेंशियल इक्वेशन से, हमारा कर्व आ गया। लेकिन उस कर्व में जो कॉन्स्टेंट्स हैं वो तो अभी एज इट इज है। ठीक है ना? ये आर्बिट्रेरी तो नहीं आया ना। हमारा जनरल सॉल्यूशन आया, पर्टिकुलर नहीं आया। अब ये देखें कि R की वैल्यू निकालें, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। अगर 100 रुपए 10 साल में डबल हो रहे हैं, इसको मैं थोड़ा सा और टेक्निकली लिखूं कि जब टाइम 0 था तो मैंने जो पैसा डाला वो 100 रुपए थे, और 10 साल के बाद मेरा पैसा डबल होकर कितना बन गया? 200। बात समझ आ गई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, क्लियर, तो प्रिंसिपल कितना है? 100। ठीक है? तो इस वैल्यू को यहां यूज कर लीजिए। log ऑफ 100 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, कंप्लीट टर्म 0, सी की वैल्यू को यहां रिजर्व कर लीजिए। समझ आ गई बात? बिकॉज ₹100 डबल्स इन 10 ईयर्स। तो आप क्या लिखेंगे कि जब टाइम 10 है तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 200। और इस वैल्यू को यहां फर्स्ट में यूज कर लीजिए। तो log ऑफ 200, ध्यान दें, log ऑफ 200 इज इक्वल टू, टाइम कितना है? 10 है, 10R बाय 100, 10R बाय 100। और भाई C की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है log 100। हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं log 100 को, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू E दे रखी है वैल्यू, और log 100 की वैल्यू हमें विद रिस्पेक्ट टू 10 तो पता है कि 2 होती है। विद रिस्पेक्ट टू E के लिए आपको फिर टेबल देखनी पड़ेगी। तो कोशिश कीजिए कि लास्ट तक इनको आप ले जा सको, लास्ट में सॉल्व करो। तो ये तो भाई कट गया, R/10 आ गया। इसको ध्यान दो, log 200, log 200 को मैं लिख सकती हूँ log 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, 2 गुणा 100। ठीक है? और log mn, जब 2 नंबर का प्रोडक्ट का लॉगरिथम लेते हैं तो वो एडिशन में बदल जाता है। तो ये बन गया R/10 प्लस लॉगरिथम ऑफ 100, ये एडिशन में बदल जाएगा। log 2, ये सब विद रिस्पेक्ट टू E बेस चल रहा है। log 2 प्लस log 100 इज इक्वल टू R/10 प्लस log 100। log 100 से log 100 कैंसिल हो गया, और ये विद रिस्पेक्ट टू E है, आप लास्ट में लगा दीजिएगा। तो log 2E कितना हो गया भाई? R/10। log 2 की वैल्यू आपको गिवन है। अगर नहीं गिवन हो तो आपने 10 को लेफ्ट साइड में लाना है और आंसर को एज इट इज छोड़ देना है, वो रॉन्ग नहीं होगा। यू विल गेट फुल मार्क्स इन दैट क्वेश्चन। तो ये वैल्यू तो बेटा जी हो गई 0.6931 इज इक्वल टू R/10। 10 को यहाँ ले आइए, मल्टीप्लाई होगा, और जब भी डेसिमल की टर्म 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई होती है तो उतने ही प्लेस हमारा डेसिमल आगे चला जाता है। तो ये बन जाएगा 6.931 इज इक्वल टू R, और R इज इक्वल टू
6.931% पर ईयर, यानी हर साल 6.9% ब्याज हमें मिल रहा है। आई थिंक कि आपको समझ आया होगा। दिस इज सेम एज पर योर एग्जाम्पल जो कि लास्ट में किया था, एग्जाम्पल नंबर अभी मुझे ध्यान नहीं है। और इसी टाइप का अब आपका है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 21। इसमें खास बात ध्यान रखने की ये थी कि जहाँ भी ये c की वैल्यूज आ रही हैं इन्हें एज इट इज छोड़ दीजिए आप। लॉगरिथम को बिल्कुल लास्ट में जाकर फाइनल टच हम देंगे, बीच में नहीं छेड़ेंगे। आगे बिल्कुल इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। प्रिंसिपल इंक्रीजेज एट ए रेट ऑफ 5% पर ईयर, 5%। तो अब वो क्या बन गया, dp बाई dt इज इक्वल टू 5% ऑफ p। क्लियर? तो ये बन गया बेटा dp बाई dt इज इक्वल टू 5 इंटू p बाई 100 और ये आ गया 20। p बटा 20 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 बाई p dp इज इक्वल टू 1 बाई 20 dt और ये बन गया बेटा log p इज इक्वल टू dt का डेरिवेटिव t बनेगा t बाई 20 प्लस c। ये आपके पास आ गया जनरल सॉल्यूशन या कर्व हमारा। आगे अब हम पढ़ते हैं। An amount of ₹1000 is deposited with this bank। शुरू में जब टाइम 0 है तो 1000 रुपये जमा कराए हैं। कितना आसान सा क्वेश्चन है। जब टाइम 0 है तो 1000 रुपये जमा कराए हैं। इसको यूज कर दो यहाँ पर, तो ये बन गया log of 1000, ये 0 है, इज इक्वल टू c। तो भैया ये c की वैल्यू आ गई। क्लियर? हाउ मच विल इट वर्थ आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 साल के बाद ये कितना हो जाएगा। तो जब टाइम 10 है तो p कितना हो जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है कि 10 साल के बाद हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ यूज कर लीजिए। हम मान लेते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा, p0 हो जाएगा 10 साल के बाद। तो यहाँ पर इस कंडीशन को यूज कीजिए, तो log ऑफ p0 इज इक्वल टू टाइम 10 साल है तो ये हो जाएगा 10 बटा 20 और भाई c की वैल्यू कितनी है, log 1000। तो c की वैल्यू कितनी है, log 1000। अब आप यहाँ देखिए कि आपको p0 की वैल्यू निकालनी है। ये तो कटकर बन गया 1/2। p0 और लॉगरिथम है तो आपने लॉगरिथम खत्म करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में जो हेल्प दे रखी है वो ये दे रखी है कि e की पावर 0.5, e की पावर 0.5 आपको कितना दे रखा है, 1.648। 0.5 का मतलब होता है 1/2। आप ऐसा करिए कि लॉगरिथम को एक तरफ ले आए। हमें यहाँ से आइडिया मिल रहा है, आप इनको एक तरफ ले आए तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ p0 माइनस log ऑफ 1000 बराबर है 1/2। क्लियर? उसको भी मैं रब कर देती हूँ एक बार। भाई बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह चल रहा है, कहीं कोई चेंज नहीं है। t 0 रखा तो ये तो c की वैल्यू आ गई। अब अगली कंडीशन क्या है कि जब टाइम 10 साल हो गए तो पैसा कितना हो गया हमारा वो हमें नहीं पता। तो हमने मान लिया कि लेट जब टाइम 10 है तो हमारा पैसा p0 हो गया। तो उसको, इसको और c को, तीनों को यहाँ पुट किया तो log ऑफ p0 इज इक्वल टू 10/20 और c की जगह मैंने लगा दिया log/1000। लॉगरिथम को आप एक तरफ ले आए, ये 1/2 log m माइनस log n, log m/n। तो ये बन जाएगा log ऑफ p0/1000 इज इक्वल टू 1/2। लॉगरिथम खत्म करने के लिए दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो ये बन जाएगा p0/1000 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/2 और एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/2 यानी 0.5 अभी आपको दे रखा है 1.648। तो इसकी जगह पर आप ये वैल्यू लगा दीजिए, 1000 राइट में चला गया तो p0 क्या हो जाएगा 1.648 इंटू 1000। 3 0 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 3 प्लेस आगे चला जाएगा
और ये बन जाएगा 1648 यानी कि जो अमाउंट शुरू में 1000 रुपये थी वो 10 साल के बाद बढ़कर 1648 हुई है, डबल नहीं हुई है। तो दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल आपस में मिलते जुलते थे। लॉगरिथम का मैं फिर कहूंगी कि सबसे लास्ट में लाके इनको सॉल्व करना है। और देखिए ना, यहाँ हिंट आपको मिल रहा है कि ये वैल्यू आपको गिवन है, और जिन क्वेश्चंस में ये वैल्यू गिवन ना हो वहाँ आपने डायरेक्ट कर देना है। आपने बिल्कुल ये नहीं सोचना कि भाई मैं लॉगरिथम टेबल अरेंज करूँ या वैल्यू पुट करूँ, नहीं, वहाँ आपने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि लॉगरिथम की वैल्यू रखना आपके सिलेबस में इतना ज़्यादा कोई ज़रूरी नहीं है। अब हमारा एक और क्वेश्चन रह जाता है, लास्ट क्वेश्चन तो हमारा 1 मार्क का है, बहुत ही आसान सा है, वो आप देख लीजिएगा, मैं हिंट दूंगी अभी आपको। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 22, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। हमें ज़्यादा दिक्कत आती है हिंदी मीडियम वाले बच्चों को, जिन्हें स्टेटमेंट समझने में दिक्कत आती है। तो आप प्लीज़ ऐसा करें कि स्टेटमेंट को 3 बार 4 बार पढ़ें, समझें, तभी आप क्वेश्चन करें, क्योंकि एग्ज़ाम में अपने हरियाणा बोर्ड में ख़ास तौर पर CBSE में भी कोडिंग आती है और हरियाणा बोर्ड में भी कोडिंग आती है, तो वहाँ पर आपको 4 कोड मिलते हैं। तो पैटर्न तो यही रहेगा, लेकिन थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में न्यूमेरिकली चेंजेज आ सकते हैं। तो एकदम से रटा रटाया नहीं करना। आप अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ करेंगे तो आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन आया आप सॉल्व कर पाएंगे। और ख़ास बात ये होती है कि पेपर में आपका बाइलिंगुअल होता है पेपर, वहाँ हिंदी भी आती है, बट कुछ टर्म्स की हिंदी बहुत मुश्किल होती है, वो समझ में नहीं आती है, तो ज़्यादा उस भरोसे भी ना रहें। अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट एंड सॉल्व। क्या है स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 22? इन ए कल्चर, ये कल्चर क्या है मैं भी बताऊंगी। द बैक्टीरिया काउंट इज 1000 है भाई, इन ए कल्चर, लास्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं स्टेटमेंट लिख रही हूं। बैक्टीरिया, आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, बैक्टीरिया काउंट इज 1 लाख। चलिए पहले इसी लाइन को समझाती हूं मैं। कल्चर का क्या मतलब है? कोई कल्चर है और उसमें बैक्टीरिया हैं बहुत सारे। आप ये समझिए कि आप जब दूध से दही जमाते हैं तो वो बैक्टीरिया ही जमाता है, एक लाभदायक बैक्टीरिया। तो आप इतना सारा दूध आपने कटोरा भर के लिया और उसमें 1 चम्मच दही आपने डाला, उस 1 चम्मच दही में 1 लाख बैक्टीरिया हैं, और जैसे जैसे वो बैक्टीरिया उसमें रिएक्शन करेंगे वो बढ़ते चले जाएंगे और वो पूरे दूध को किस में कन्वर्ट कर देंगे, धीरे धीरे करके दही में। ठीक है, इस बात को आप समझें। तो शुरू में किसी कल्चर में 1 लाख बैक्टीरिया थे। भाई आपने दूध में दही की चम्मच डाल दी, जितना भी दही आपने उसमें जमाने के लिए डाला उसमें 1 लाख बैक्टीरिया थे। समझ आ गई बात? आगे क्या कहता है? द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 10% इन 2 आवर्स। अब इस चीज को मैं थोड़ा टेक्निकली आपको लिखूंगी यहाँ पर राइट में, कि जब हमारा टाइम 0 था तो हमारे जो बैक्टीरिया थे वो कितने थे भाई? 1 लाख थे। समझे? जब हमारा टाइम 2 घंटे के बाद, दही भी इतनी जल्दी नहीं जमती है, बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है ये, आप समझें, तो जो हमारा बैक्टीरिया था वो 10% बढ़ गया, यानी जो इनिशियल बैक्टीरिया था उसका 10% बढ़ गया। तो शुरू में बैक्टीरिया थे मान लो B0, टी टाइम के बाद जो बैक्टीरिया है वो फिर से मैं बता कितना था, 10% ऑफ, तो वो हो गया 10% ऑफ B0। यानी इस चीज को समझे, 10 इंटू 1 लाख और बाय 100, 20 कैंसिल, 1000 बैक्टीरिया बढ़ गए आपके। 1000 नहीं, 10,000 भाई, 10,000 बैक्टीरिया आपके बढ़ गए 2 घंटे में। ये बात समझ आई आपको कि किसी कल्चर में बैक्टीरिया थे, आफ्टर 2 आवर्स वो बैक्टीरिया 10% और बढ़ गए। अंडरस्टैंड करना क्या है? इन हाउ मैनी आवर्स विल द काउंट रीच 2 लाख? हाउ मैनी आवर्स यानी कि कितने टाइम के बाद वही बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएंगे, यानी डबल हो जाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन है। बैक्टीरिया कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं पता, तो क्यों ना हम मान लें, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट, जितने बैक्टीरिया उसमें हैं
उन्हीं के अनुपात में हमारी ग्रोथ अगर हो रही है। प्रोपोर्शनल, ये शब्द भी बड़ा हमने समझना है। अभी मैं अब आपको क्वेश्चन स्टार्ट कराती हूँ और साथ साथ समझाती हूँ कि किसी कल्चर में शुरू में आपने बैक्टीरिया मानने हैं कि लेट बी या पी भी ले सकते हैं आप, लेट पी बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए कल्चर। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा है। अब बैक्टीरिया जो आखिरी लाइन है उसको अब आप पढ़ें, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। मैं यहां लिखती हूं एक बार, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो ये रेट ऑफ ग्रोथ है ये क्या है, डिफरेंशिएशन को दिखा रहा है। इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल जो साइंस के बच्चे हैं उन्हें तो पता होगा। अब यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब हो गया dp/dt और ये होता है प्रोपोर्शनल का सिंबल और वो p के ही अनुपात में है। तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में बदलने के लिए हम इसमें कांस्टेंट लगा देते हैं। इस बात को आप ऐसा समझें कि बढ़ने की दर, बैक्टीरिया के बढ़ने की दर उनकी संख्या के अनुपात में है। ठीक है भाई, शुरू मतलब अब समानुपाती है तो इक्वल कितनी है। अब हम कह रहे हैं कि भाई 1 घंटे में वो 10% हो गए, यानी 1/10वां हिस्सा बढ़ गए। तो हम इसको यहाँ हटाकर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि dp/dt बराबर है 1/10p, या मैं कह दूं कि वो जो शुरू की संख्या का 5 गुना बढ़ रहे हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि बैक्टीरिया की रेट ऑफ ग्रोथ उन्हीं की संख्या के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, उन्हीं के अनुपात में है। क्लियर। तो आप इस चीज को, इसको खत्म करने के लिए आप यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाएंगे। आप इस चीज को कोई ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए कि 2 चीजें जो इकट्ठी ही आपकी बढ़ती हैं। अगर आपके पास सप्लाई कम है किसी चीज की मार्केट में मान लीजिए और डिमांड बढ़ रही है तो प्राइस बढ़ेगा। हम गोल्ड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, गोल्ड का प्राइस डिमांड के प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है, समझ रहे हो। गोल्ड जी का प्राइस टाइम के साथ बढ़ रहा है, लेकिन वो किसके प्रोपोर्शनल है, गोल्ड की ही डिमांड के प्रोपोर्शनल है। जितनी डिमांड बढ़ेगी अकॉर्डिंगली प्राइस भी बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास गोल्ड लिमिटेड है। आप इस बात को समझें कि पूरे कंट्री में मान लीजिए लिमिटेड अमाउंट में गोल्ड और डिमांड बढ़ती जा रही है, तो क्या करेंगे, सब प्राइस बढ़ा देंगे। तो कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो उस डिमांड को अपना खत्म कर देंगे। समझ आ रही बात। तो यहाँ पर ये तो जब सिंबल लगता है तो वो तो समानुपाती हो गया कि गोल्ड के अनुसार बढ़ रही है। कितनी बढ़ रही है उसके लिए हम इक्वालिटी लगा देते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं कि यहाँ इक्वालिटी लगा के k टाइम्स ऑफ g, k टाइम्स का मतलब हो सकता है कि जितनी डिमांड बढ़ रही है उसका दुगना हो, k 3 गुना हो, k का मतलब 3 हो, भाई k का मतलब 4 है तो गोल्ड की डिमांड का 4 गुना एंड सो ऑन। तो k को हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, आनुपातिक स्थिरांक, जो कि साइंस में बड़ा यूज होता है। तो साइंस वाले बच्चे चाहे वो हिंदी मीडियम से पढ़े हैं या इंग्लिश मीडियम से, उन्हें कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी पता होगा। नहीं पता है तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि भाई मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास गोल्ड के प्राइस में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड की डिमांड, तो डिमांड का वो दुगना है तो इज इक्वल टू लग जाएगा, लेकिन कितना अनुपाती है ये नहीं पता, तो हम यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगा देते हैं। तो अब कंक्लूजन क्या है कि P नंबर ऑफ बैक्टीरिया थे किसी कल्चर में, तो हमें क्या कहा गया है कि dp/dt जो आपका है वो P के ही समानुपाती है, वो P के ही समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। इस साइन को खत्म करके हम इक्वालिटी लाएंगे, जिसके लिए हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लेंगे। लैम्डा ले लिया हमने, आप लिख भी सकते हो वेयर लैम्डा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। क्लियर।
और ना भी लिखे तो भी चल जाएगा। ये चीज आप ध्यान भी कर सकते हो कि dp बाई dt p के अनुपात में बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है वो पता नहीं, तो अभी हम लैम्डा निकालेंगे। तो 1 बाई पी dp इज इक्वल टू लैम्डा dt, इंटीग्रेट कर दीजिए, log p इज इक्वल टू लैम्डा टी प्लस सी। उसी टाइप की कंडीशन आ गई है, तीसरी बार हम इस कंडीशन को यहाँ कर रहे हैं। तो अब इससे आगे ये दो हमें दे रखी हैं और तीसरी हमने निकालनी है। तो पहली यूज कीजिए जब टाइम 0 है और जो बैक्टीरिया है वो कितने हैं भाई, 1 लाख है, समझ रहे हो। तो ये तो हो गया log ऑफ 1 लाख, ये 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 इज इक्वल टू सी। ये आ गई बेटा सी की वैल्यू, ये 1 और ये 2। आगे चलें। अब सेकंड कंडीशन आप मेंशन करेंगे कि जब टाइम 2 घंटे है, तो चलिए मैं लिखती हूं कैसे आपने करना है, फिर आप कहेंगे कि एग्जैक्ट मेथड नहीं बताया मैंने। तो मैं बिल्कुल आपको पूरे तरीके से लगभग कोशिश कर रही हूं कि ये क्वेश्चन करूं। बिकॉज आफ्टर 2 आवर्स, ठीक है, लेट P इज इक्वल टू पी नोट, यानी जो नए बैक्टीरिया है वो पी नोट है, नाम में कुछ नहीं रखा, नाम आप कुछ भी दे दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो पी नोट है वो कितना है, वो P का 10% बढ़ चुका है, जो शुरू में हमारे पास काउंट था उसका 10% बढ़ चुका है, तो वो हो गया 10% ऑफ 1 लाख। और ये सोल्व अब अपने आप कर लीजिएगा, ये बढ़ गए 10,000 बढ़े हैं, ये तो पी नोट नहीं है, ये पी नोट नहीं है। तो अब आप क्या लिखेंगे कि इंक्रीज इन 2 आवर्स, 2 घंटे में 10,000 बढ़ गए। अब ध्यान दें, तो बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स, अब है पी नोट, वो कितना बनेगा 1 लाख प्लस 10,000, यानी कि पी नोट की जो वैल्यू आएगी बेटा जी वो आएगी 1,10,000। फिर से समझें इस बात को, ये आई थिंक आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये टर्म थोड़ी सी नई थी कि शुरू में हमने मान लिया लेट किसी कल्चर में पी बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया का जो रेट ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ हो या डिक्रीज हो, वो रेट ऑफ चेंज है, वो डेरिवेटिव है। तो dp बाई dt प्रोपोर्शनल है p के ही अनुपात में बढ़ रहा है। इसको खत्म करने के लिए हमने यहाँ इक्वल टू लगाकर लैम्डा लगा दिया, इंटीग्रेट कर दिया, ये हमारे पास कर्व आ गया जनरल सॉल्यूशन। अब हमें शुरू में बैक्टीरिया लाख दे रखे थे, इस कंडीशन को यूज करके हमें आ गई सी की वैल्यू मिल गई यहाँ। अब अगली कंडीशन पे ध्यान दें कि 2 घंटे के बाद जो बैक्टीरिया है वो इनिशियल वैल्यू का 10% बढ़ गए हैं, 10% बढ़ गए हैं। तो इंक्रीज इन 2 आवर्स या इंक्रीज आफ्टर 2 आवर्स भी आप लिख सकते हो कि 2 घंटे के बाद 10,000 बैक्टीरिया और बढ़ गए हैं। तो बैक्टीरिया आफ्टर 2 आवर्स कितने हो जाएंगे, 1 लाख जमा 10,000 मीन्स 1,10,000। तो अब हमारी कंडीशन क्या बनती है कि जब टाइम 2 है तो P की वैल्यू जिसको कि हमने P नोट लिया था वो कितनी है, 1,10,000। इस वैल्यू को अब आप यहां पुट कर दीजिए, सारा T भी, P भी और C भी, तीनों को यहां पर पुट कर दीजिए। ध्यान देंगे तो ये क्या बनता है, log ऑफ P का मतलब P नोट का मतलब 1,10,000, समझ रहे हो, इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 2, T की वैल्यू 2 और ये हो जाएगा प्लस log ऑफ 1 लाख। समझें, थोड़ा लेंथी जा रहा है लेकिन इतना मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। अब भाई ये log m है और ये log n है, ये इधर आके घटेगा और घटाने के बाद log m बाय n बन जाता है। तो मैं इसको इकट्ठा ही कर रही हूं, ये बन गया log ऑफ m डिवाइडेड बाय n। 3 4 जीरोज कट गए, ये 11/10 बन गया, इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ध्यान देंगे ये आ गया 2 लैम्डा, या इसको आप लिख लीजिए log ऑफ 11/10 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। तो 2 को यहां ले आइए, ये वैल्यू किसकी आ गई, लैम्डा की।
दो अननोन थे हमारे पास, एक सी था जिसकी वैल्यू ये आ गई, एक लैम्डा था जिसकी वैल्यू ये आ गई। पिछले क्वेश्चन में भी हम यही करते आ रहे हैं कि फर्स्ट कंडीशन, वो मैंने इरेज कर दी, फर्स्ट कंडीशन से सी आ गया, सेकंड कंडीशन से आपका लैम्डा आ गया। अब सी को और लैम्डा को यहाँ रखोगे तो पी और टी में एक रिलेशन आ जाएगा। उसके बाद जो भी हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन है हम उसे सॉल्व करेंगे। तो ये बात आप लिख लीजिएगा जो मैं बोल रही हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड सी इन 1, पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड सी इन 1। तो ये 1 आपका क्या बन जाएगा, log ऑफ p इज इक्वल टू लैम्डा की जगह आ जाएगा 1/2 log ऑफ 11/10। इसको 1.1 कर लो, बल्कि बार बार क्या 11/10 लिखोगे, log ऑफ 1.1, साथ में आ गया t और ये हो गया बेटा जी log ऑफ 1 लाख। ये आपकी जो है हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर जो है इक्वेशन आपकी सॉल्यूशन आ गया है। अब एक बात और रह गई है कि कितने घंटे के बाद बैक्टीरिया डबल होंगे। लेट बैक्टीरिया काउंट रीच 2 लाख इन टी आवर्स। कैपिटल टी ले लिया मैंने कि कैपिटल टी घंटे के बाद हमारे बैक्टीरिया 2 लाख हो जाएंगे। तो उस कैपिटल टी की वैल्यू आपने निकालनी है, तो इसको यहाँ रख लीजिए भाई। ये अब बैक्टीरिया 1 लाख से कितने बन चुके हैं, 2 लाख। ये बैक्टीरिया बन गए हैं 2 लाख और ये वैल्यू हो गई 1/2 log ऑफ 1.1 और प्लस log ऑफ 1 लाख। log ऑफ 1 लाख को यहाँ लाएंगे, डिवीजन में आ जाएगा, डिवीजन में आएगा तो ये बन जाएगा, ओहो ये टी रह गया, टी रह गया यहाँ पर देखिए जल्दी में कई बार, 1/2 log 1.1 और टी की वैल्यू क्या है, कैपिटल टी और प्लस log ऑफ 1 लाख। ठीक है, एक log 1 लाख को यहाँ लाएंगे माइनस, माइनस का मतलब ये डिवीजन में चला जाएगा, तो log ऑफ 2 लाख बाय 1 लाख इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ 1.1 इंटू टी। टी की वैल्यू निकालें, ये कट जाएगा, 1 लाख से 2 लाख कट जाएगा, ये कितना बन जाएगा 2। ये 2 को आप राइट में ले आइए, ये बन गया 2 log 2 और log 1.1 को नीचे ले आइए तो t की वैल्यू हो जाएगी 2 log 2 बाय log ऑफ 1.1 ईयर्स, यानी इतने साल के बाद बैक्टीरिया डबल होंगे। अगर आप यहाँ log 2 की या log 11/10 की वैल्यू आप रख देते हैं तो आपको और वैल्यूज मिल जाएंगी और उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, आप इसे यहीं पर स्टॉप कर दीजिए। अगर आपको ये वैल्यूज़ गिवन हैं तो उन्हें यूज़ कर लीजिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉगरिथम अब जनरली 11th-12th के सिलेबस से गायब कर दिया गया है। हम पढ़ते थे तब लॉगरिथम आता था, तो आप इस पर अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। तो ये बड़ा डीप सा क्वेश्चन था, बड़ा गहरा क्वेश्चन था। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि इनिशियली बैक्टीरिया काउंट था जो कि पी के प्रोपोर्शनल था, dp/dt लैम्डा पी, उसको इंटीग्रेट करके कंडीशन आ गई, कर्व आ गया। उस कर्व में पहली कंडीशन रखी कि जब आपका टाइम 0 था तो बैक्टीरिया 1 लाख थे, उससे सी आ गया। जब टाइम 2 घंटे बीत गया तो बैक्टीरिया काउंट 10% बढ़ गया। कितना ट्विस्ट दे रखा है क्वेश्चन को, कितना घुमा रखा है कि भाई आपका बैक्टीरिया काउंट 10% बढ़ गया, लाख का 10% यानी 10,000 और बढ़ गया, अब हो गया 1,10,000। तो उस कंडीशन को यूज करके आपका लैम्डा आ गया। दोनों को यूज करके हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब लास्ट पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि कितने टाइम बाद बैक्टीरिया की संख्या 2 लाख होगी। तो वो टाइम हमने ये मान लिया, संख्या हमने 2 लाख मानी और यहाँ रखा, तो हमारा आंसर ये होता है। आई थिंक आपको समझ आया होगा। मैंने अपनी तरफ से द बेस्ट कोशिश की है, फिर भी आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या समझ नहीं आया, क्या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ। और अब है लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 9.4 जो कि बहुत ही ईजी है, जनरल सॉल्यूशन है। ये है भाई dy/dx इज इक्वल टू e की पावर x प्लस वाई, e की पावर x गुणा e की पावर y, e की पावर y को यहाँ ले आइए, dy और e टू पावर x dx इंटीग्रेट कर दीजिए।
ई की पावर माइनस वाई डी वाई ई की पावर एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, ई इज टू पावर माइनस वाई बाय माइनस वाई इज इक्वल टू ई इज टू पावर एक्स प्लस माइनस वाई नहीं माइनस वन आ जाएगा प्लस ए। क्वेश्चन क्या है कि आपका जनरल सॉल्यूशन क्या है, फॉर्म दे रखी है अब आपको, तो ये माइनस अब आपको हटाना पड़ेगा। दोनों टर्म एक तरफ है भाई, दोनों टर्म एक तरफ है, तो इसको यहाँ ले आइए, माइनस ई की एक्स और ये भी है भाई माइनस ई की माइनस वाई बराबर है ए। माइनस को राइट में ले जाओ ना, तो ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई बराबर है माइनस ए, और माइनस ए को आप क्या नाम दे दो, सी। तो ये आपका आंसर है जो कि फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है। तो बेटा ये थी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 9.4। आई थिंक आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है देन राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक then share and subscribe. Thank you.